आज जो टॉपिक है वो राजस्थान का मैदान है और इससे पहले हम पंजाब का मैदान पढ़ चुके हैं। राजस्थान का मैदान, ठीक है। देखिए, हम अपने भारत का उत्तर का मैदान क्षेत्र पढ़ रहे हैं। मैदान का मतलब समतल इलाका। और आपने देखा होगा कि हमने अपने भारत के जितने भी मैदान हैं उसको 4 कैटेगरी में बांटा था। एक पंजाब और हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हमने पंजाब और हरियाणा का मैदान पढ़ लिया था। अब जो आज की बारी है वो राजस्थान के मैदान की बारी है। फिर आपने देखा होगा कि राजस्थान एक हमारा ऐसा इलाका है कि जो पश्चिम की तरफ थार मरुस्थल से ढका हुआ है और पूर्व की तरफ यहाँ पर मैदान देखने को मिलता है। और इसी के बीचों बीच हमारा यहाँ पर गुजरात से लेकर सीधे दिल्ली की रायसीन पहाड़ी तक एक कम से कम 900 से 1000 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला विस्तृत है। और ये अरावली श्रृंखला आर्कियन युग की है, 500 मिलियन वर्ष से भी पहले की। आज से लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले की आर्कियन युग की, जब हमारे पृथ्वी पर जीवन भी नहीं था, उससे पहले की ये चट्टाने हैं। अब अगर उससे पहले की ये चट्टाने हैं, जरा दिमाग लगाइएगा। अरावली को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये हमारी आर्कियन युग की है। और आर्कियन युग वो है जब हमारे देश में, हमारे विश्व में जीवन की उत्पत्ति उस समय लगभग नहीं हुई और तब इस पहाड़ी का उत्थान हुआ, पर्वत श्रृंखला का उत्थान हुआ। ये पर्वत श्रृंखला उस समय बनी, इसके अंदर की जो चट्टाने हैं वो धीरे धीरे बनी। या फिर आप बोल सकते हो जब पृथ्वी का ही निर्माण हो रहा था तब ये चट्टाने धीरे धीरे बनी। तो जब उस समय पृथ्वी के अंदर कोई जीव नहीं रहेगा तो क्या इन चट्टानों में, इन पर्वत श्रृंखला में, इस अरावली प्रदेश में क्या कोई जीवाश्म पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। जब तक कोई जीव धरती के अंदर नहीं दबेगा तो जीवाश्म कैसे बनेगा? और जब ये अरावली पर्वत श्रृंखला बनी तो यहाँ पर उस समय कोई भी जीव मौजूद नहीं था। नतीजा, अरावली पर्वत श्रृंखला में कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। ये प्रश्न बना है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला में जीवाश्म नहीं पाया जाता? तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे अच्छा उदाहरण है आपका। और अगर वो बोल दे कि इनमें से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है तो वो भी क्या है? अरावली है। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अगर नवीनतम की बात करता है कि भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी तो वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला नवीनतम है, आज से लगभग 12 करोड़ साल पहले बनी है। भारतीय प्लेट और लॉरेशिया प्लेट के टकराने से, जिसके बीच में एक टीथिस सागर था और टीथिस सागर का अपगमन हुआ। टीथिस सागर धीरे धीरे समाप्त हुआ और उसका जो मलबा है वह उठा और मलबा उठने के कारण पूरे हिमालय श्रेणी का निर्माण हो गया। हमारा आज का टॉपिक है वो राजस्थान का मैदान है कि आखिरकार राजस्थान का मैदान बना कैसे। अभी कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो मैदान क्षेत्र होता है वो या तो समुद्र के अपगमन से होता है या तो फिर भ्रंश घाटियों में नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से होता है। तो सीधी सी बात है, अगर राजस्थान के मैदान की हम बात करें तो यहाँ पर भी कई सारी नदियां उत्तरदायी होंगी यहाँ का मैदान बनाने के लिए। और मैदान का मतलब क्या है? समतल इलाका जहाँ पर ढाल क्या होगी? मंद होगी। और ढाल मंद होगी, ढाल मंद होने की वजह से जलोढ़ इकट्ठा हो पा रहा है और जलोढ़ इकट्ठा होगा तो क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी बनेगी, उपजाऊ मैदान बनेगा, अत्यधिक उपजाऊ मैदान बनेगा। पूरे राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख रहे हो कि ये पूरा राजस्थान का मैप है। इसके उत्तर में इधर पंजाब है और यहाँ पे क्या है? हरियाणा। यहाँ पे क्या है? हरियाणा। इधर क्या है? पाकिस्तान। और आपने देखा होगा कि हमारा जो राजस्थान है वह अपनी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान के साथ। राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान है और राजस्थान के पश्चिम में ही हमारा क्या है? मरुस्थल, जिसको हम बोलते हैं थार का मरुस्थल। हमारे भारत का मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। मरुस्थल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि विशेष उपबंधों के सिवा यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। दैनिक तापमान 52 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँचता है और निम्न तापमान 16 डिग्री 12 डिग्री तक पहुँच जाता है। नतीजा यहाँ पर विशेष उपकरणों के साथ
जी सकते हैं। अगर विशेष उपकरण हमारे पास ना हो तो हम यहाँ पर जीना मुश्किल है, मर सकते हो आप। इसीलिए इसको बोला गया है क्या, मरुस्थल। और इस पूरे राजस्थान को 2 पार्ट में, 3 पार्ट, 4 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम पश्चिम की बात करें तो एक बहुत विशाल सा मरुस्थल है जिसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। और मरुस्थल का मतलब ये है कि वहां पर लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। मरुस्थल का मतलब भी होता है कि अगर हम ये सहारा मरुस्थल की बात करें, थार मरुस्थल की बात करें, रेगिस्तान की बात करें, रेगिस्तान का मतलब ही होता है कि वहां पर तापमान अत्यधिक होगा और वहां पर वर्षा कम होगी। तो सीधी सी बात है, वनस्पति भी वहां पर नहीं उगेगी, कांटेदार वन पाए जाएंगे, नागफनी, खजूर, खजड़ा और बबूल, ये सब उत्पत्ति होगी वहां पे। राजस्थान का बहुत बड़ा भाग मरुस्थल के घिराव में है और इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान का रेगिस्तान और भारत का रेगिस्तान, थार मरुस्थल इसको बोलते हैं, जिसका 60% भाग भारत में है और 40% भाग कहां पे है, पाकिस्तान में है। और आपको बता दें, पश्चिम में जो मरुस्थल है और पूर्व में जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, इन दोनों को अलग करती है कौन, अरावली पर्वत श्रृंखला, या इसको बोल देते हैं अरावली प्रदेश। यहीं पर एक प्रश्न बन गया कि पश्चिम राजस्थान और पूर्व राजस्थान को कौन अलग करता है, अरावली पर्वत श्रृंखला। अब आप दिमाग लगाइए कि अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में है हमारा मरुस्थल, शुष्क इलाका, तापमान बहुत ज्यादा है, और पूर्व में क्या है, मैदानी क्षेत्र है। अब मैदानी क्षेत्र अगर पूर्व में है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ नदियां होंगी जो इस इलाके से बह रही होंगी और लगातार यहाँ पर जलोढ़ बहा के ला रही होंगी, और जलोढ़ बहा के लाने की वजह से यहाँ पर मैदानी क्षेत्र बन गया। और मैदानी क्षेत्र बन गया तो कृषि योग्य क्षेत्र बन गया, कृषि होने लगी वहां पे। जैसे आपका गेहूं है, चना है, आपका बाजरा है, और जैसे आपका सोयाबीन है, इन सब की खेती होने लगी। और आपको बता दें, जहां पर खेती ज्यादा होगी वहां पर अत्यधिक जनसंख्या भी रहेगी, और जहां पर तापमान बहुत ज्यादा है, जीने योग्य मौसम नहीं है, जीने योग्य धरती नहीं है, वहां पर जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। तो कुछ नदियां हैं जिन्होंने राजस्थान के मैदान का निर्माण किया है, और सिर्फ एक ही कारण नहीं है राजस्थान का मैदान बनाने के लिए। राजस्थान का मैदान सागर अपगमन से भी बना है, समुद्र अपगमन से भी बना है, और नदियों के द्वारा लाया गया जलोढ़ की वजह से भी बना है। जैसे आपने देखिए, नदी की बात करें तो जो नदियां उसके लिए उत्तरदायी है वो ये रही, बनास नदी, मध्यमाही नदी, चंबल नदी, बाणगंगा नदी, लूनी नदी। इन्होंने इस इलाके में बहकर जलोढ़ इकट्ठा करके यहाँ पर पूरा मैदान क्षेत्र का निर्माण किया है। प्रश्न बन गया है यहाँ पे कि राजस्थान का कौन सा हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, पश्चिम की पूर्वी भाग। राजस्थान का पूर्वी भाग क्या है, मैदानी क्षेत्र है। इसका मतलब राजस्थान के पूर्वी भाग में नदियां बह रही हैं। कुछ नदियां जाती हैं अरब सागर, खंबात की खाड़ी में, और कुछ नदी जाती है उत्तर की तरफ। अत्यधिक नदी उत्तर की तरफ गमन करती है, उत्तर की तरफ, जैसे चंबल नदी हो गया, जैसे आपका माही नदी हो गया, जैसे आपका बाण गंगा नदी हो गया। ये ऊपर की तरफ जो अपगमन कर रही है, ऊपर की तरफ ये जा रही है, और ऊपर की तरफ जाने का मतलब है कि इस मैदानी क्षेत्र का जो ढाल है वह किस तरफ है, दक्षिण से उत्तर। यानी हम बोल सकते हैं कि राजस्थान के मैदान का जो ढाल है वो कहां से है, दक्षिण से क्या, उत्तर। एक बहुत बड़ी नदी जिसका नाम है चंबल, जो इंदौर जिले से निकलती है, और वह ऊपर की तरफ अपगमन करती है। क्योंकि इसका ढाल इतना तेज है तो ये अपने इलाके को काटते हुए जाती है, तो इसने राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बीहड़ बना दिया है। क्या बना दिया है, बीहड़, गहरा बीहड़। आप जानते हैं बीहड़ का मतलब क्या होता है, बीहड़ का मतलब जैसे मिट्टी के खंड, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े खंड ऊपर को उठे हुए हैं और नीचे गहराई है, और उसी गहराई से नीचे अपगमन के लिए रास्ता इस्तेमाल करना। आपने चंबल घाटी सुनी होगी, चंबल घाटी में आपने डाकुओं के बारे में भी सुना होगा, चंबल घाटी में डाकुओं के बारे में सुना होगा। और ये पूरा का पूरा बीहड़ जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, ये पूरा का पूरा चंबल नदी के द्वारा बनाया गया। चंबल नदी इतना तेज ढाल है कि ये अपने अगल बगल की मिट्टी को काटते हुए गई, नतीजा गहराई हो गई। जहां से ये बह रही थी वहां से मिट्टी को काटते हुए गई और गहराई करती गई, नतीजा क्या हुआ, बीहड़ बन गया। और इतना भयंकर बीहड़ कि आगे चल के अनुपजाऊ हो गया। क्यों,
क्योंकि ऊपर वाले क्षेत्र में नवीनतम जलोढ़ आ ही नहीं पाया, बाढ़ वाला पानी ऊपर आ ही नहीं पाया। अब बाढ़ वाला पानी ऊपर नहीं आ पाया, नतीजा क्या हो गया, उपजाऊ से अनुपजाऊ हो गया। और आपको बता दें ये बीहड़ इतना भूल भुलैया जैसा बना दिया है चंबल नदी ने। यही कारण था कि एक लंबे अरसे तक डाकुओं ने यहाँ पर राज किया। पुलिस भी डरती थी चंबल घाटी में घुसने से। आपने एक नाम सुना होगा फूलन देवी। तो फूलन देवी जो डाकू थी, सांसद भी बनी आगे चल के, और उसका गढ़ था चंबल में उसने काफ़ी जो है डाकू की पोजीशन में जॉब किया है उसने, अच्छी खासी प्रोफाइल थी उसकी। ओके, हालात ने कैसे क्या बनाया था उसको। यहां पर अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, 60 से 100 सेंटीमीटर। 60 से 100 सेंटीमीटर। 60-100 सेंटीमीटर क्यों हो रही है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में पेड़ पौधे भी तो हैं, नमी मिल जा रही है, तापमान उतना है नहीं, नमी, बादलों को नमी मिल गई, कंडेंसेशन हो गया, संघनन हो गया, बादल बरस दिया। और 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा कृषि के लिए बहुत अच्छी है, कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। यही कारण है कि राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में ही अत्यधिक मात्रा में कृषि होती है। अगर हम कृषि की बात करें, देखिए ये पूरा राजस्थान है और सिर्फ इतना, देखिए ये यहाँ से देखिए इतना, ये ही यहाँ पर क्या है, मैदानी क्षेत्र है। तो ये पूरे क्षेत्र का 23.30%, 3% है। राजस्थान के पूरे क्षेत्र का कितना है, 13.3%। यानी अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान जीके का, कभी अगर आप पेपर दो या राजस्थान का पेपर दो, राजस्थान पुलिस का पेपर दो, तो हो सकता है पूछ ले कि पूरे के पूरे राजस्थान में कितने परसेंट में मैदानी क्षेत्र है, 23.3%। और यहाँ पर आपको बता दें पूरे राजस्थान की जनसंख्या 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। पूरे राजस्थान की 39% जनसंख्या। अब पूरे राजस्थान की 39% जनसंख्या यहाँ पे रह रही है, तो सीधी सी बात है वो कृषि पर निर्भर है। क्यों कृषि पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ी और दोमट मिट्टी मिल रही है, कृषि के लिए अच्छी खासी है। ये हमने बात की है। राजस्थान के जिलों की बात करें, राजस्थान की वह सिटी की बात करें, क्षेत्र की बात करें जो इस पूरे मैदानी प्रदेश में आ रहे हैं, देखिए भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टांग, भीलवाड़ा, बनासनदी, मध्यमाही, चंबल, बाणगंगा, लूनी नदी ने यहाँ पर जो है मैदानी क्षेत्र को बनाया है। एकमात्र राजस्थान के मैदान का क्षेत्र जहां पर पठारी क्षेत्र है, हड़ौती का पठार, हड़ौती का पठारी क्षेत्र है। इसी से थोड़ा और नीचे आएंगे तो मालवा का पठार मिल जाता है। और ये पठार किसका बना हुआ है, बेसाल्टिक लावा का। जब दक्षिण के पठार में लगातार लावा का उद्गार हो रहा था और लावा की परत बन रही थी, तो लावा बहते बहते दक्षिण में गया, कुछ बहते बहते उत्तर की तरफ गया, ये हड़ौती का पठार बन गया। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन सा पठार है, हड़ौती का पठार। यहाँ की चट्टानों की बात करें, यहाँ की चट्टानों की बात करें तो आर्कियन युग की चट्टानें पाई जा रही हैं। इतनी पुरानी चट्टानें कि जिन्होंने अपना प्रारंभिक स्वरूप खो दिया है, इतना ज्यादा उनके प्रकृति में रूपांतरण हो गया है कि उन्होंने अपना जो प्रारंभिक स्वरूप था वो खो दिया है। जैसे आपने देखा हुआ एक बच्चा होता है छोटा सा, 1-2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, लेकिन जब वही 99 साल का बुढ़ा बन जाता है तो आप तुलना कर सकते हो कि ये वही बच्चा था जो छोटा था, नहीं ना? क्यों? क्योंकि झुर्रियां पड़ जाती हैं, शरीर जो है मतलब बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि उसने अपना शुरुआत का जो समय था वो खो दिया। अरावली पर्वत श्रृंखला में या हमारे राजस्थान में जितने भी चट्टानें नीचे दबी हुई हैं, ये बहुत पुरानी चट्टानें हैं, आर्कियन युग की चट्टानें हैं, कुडप्पा तंत्र की चट्टानें हैं। कुडप्पा तंत्र की चट्टानें क्या हुआ कि लगातार प्रेशर, लगातार तापमान की वजह से इन्होंने अपने आप में क्या कर लिया, रूपांतरण कर लिया, अपने आप में रूपांतरण कर लिया। नतीजा क्या हुआ, कैसी चट्टानें कह रहे, रूपांतरित चट्टानें कह रहे। जैसे संगमरमर, संगमरमर मिलता है, चूने पत्थर से बना हुआ है संगमरमर, अत्यधिक दाब मिला, क्या हो गया, संगमरमर बन गया। जैसे बलुआ पत्थर, रूपांतरित पत्थर ही है, बलुआ पत्थर से पूरा लाल किला बना हुआ है, पूरा जो है कुतुब मीनार में कई सारी चीजें बनी हुई हैं। तो ये पुराना किला बना हुआ है, लाल किला आगरा का पूरा बना हुआ है। किसका बना हुआ है सर?
बलुआ पत्थर का। आपको बता दें यहाँ की जो चट्टानें हैं वह आर्कियन युग की चट्टानें बदली कुडप्पा तंत्र में। और ये बदली कैसे? आपको पता होगा कि जब चट्टान धीरे धीरे टूटती है, जब चट्टान दूसरी चट्टान से टकरा गई या हवा से या प्रेशर से या तापमान से या बारिश से या पानी से, जब वो चट्टान थोड़ी थोड़ी टूटती है तो वह एक जगह जाके इकट्ठा होती है और इकट्ठा हो जाने के बाद फिर से जुड़ जाती है। उसे कौन सी चट्टान बोला जाता है? अवसादी चट्टान। और वही अवसादी चट्टान में जब अत्यधिक टेम्परेचर हो जाता है तो वही क्या बन जाती है? रूपांतरित चट्टान। तो हमारे आर्कियन युग में ध्यान दीजिएगा, हमारे आर्कियन युग में क्या हुआ? काफी सारी चट्टानें टूटी और टूटने के बाद नदियों के नीचे, नदियों की तलहटी में, पेड़ों के नीचे, चट्टानों के नीचे वो धीरे 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 जमा होती गई और धीरे धीरे जमा होती गई। जमा होने के बाद कठोर हो गई, कठोर होने के बाद वह कुडप्पा तंत्र की चट्टानें बन गई। ठीक है। और ये इतनी ज्यादा पुरानी हो गई कि जो इनका पहले स्वरूप था वो क्या हो गया? बदल गया। आया समझ में? यानी अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में किस प्रकार की चट्टानें या कौन से तंत्र की चट्टानें, कुडप्पा तंत्र की चट्टानें या आर्कियन युग की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टान पाई जा रही है। और आपको बता दें कि इतने लंबे समय तक प्रेशर पड़ के ये इतने ज्यादा मतलब आप बोल सकते हो कि सुंदर बन गई है। यही कारण है कि ताजमहल बनाने के लिए संगमरमर मकरान गोश्त से निकाला गया है। इतना भारी और इतना आप बोल सकते सफेद संगमरमर पूरा ताजमहल बना दिया गया। आए समझ में? और मैदानी क्षेत्र में तापमान कम होने की वजह से यहाँ पर अच्छी खासी फसल हो सकती है। क्लियर है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। और यहाँ पे मिट्टी का स्वरूप कैसा है? जलोढ़ दोमट मिट्टी का जो है मृदा का स्वरूप। और राज्य की यहाँ पर कितनी जनसंख्या? यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है इस मैदानी क्षेत्र में, सबसे बड़ी जो समस्या है वो बीहड़ की समस्या है, जिसे कांद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांद्रा। वहां की लैंग्वेज में कांद्रा कहा जाता है। कांद्रा क्या है? कांद्रा बीहड़ है। चंबल नदी और जो इधर छोटी छोटी जो नदी है इनके द्वारा बीहड़ बना दिया गया। यानी एक जो जमीन थी उसी को काट दिया गया तो बड़े बड़े जो है मिट्टी के पिलर टाइप बन गए, मोटे मोटे पिलर टाइप बन गए और उनके अगल बगल से जगह हो गई। नतीजा ये इतना ज्यादा अनुपजाऊ हो गया कि यहाँ पर लोगों को छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं खेती करने के लिए, और जहां पर ये बीहड़ बना है वहां पर कृषि करना संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वहां के बीहड़ को क्या बोला जाता है? कांद्रा। तो अगर आपसे पूछ रहे कि कांद्रा शब्द से क्या परिभाषित होता है? बीहड़ किसके द्वारा बनाया गया? चंबल नदी के द्वारा बनाया गया। और आपको बता दें चंबल नदी इंदौर जिले से निकलकर मध्य प्रदेश से राजस्थान से उत्तर प्रदेश जाती है और फिर किस में मिल जाती है? यमुना नदी। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, आए समझ? ओके। चंबल का जो ढाल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चंबल का जो ढाल है, चंबल बहती है मध्य प्रदेश से सीधे ऊपर जाती है, राजस्थान सीधे ऐसे आती है, ऊपर की तरफ जा रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है। इसका मतलब इसका ढाल कहां पे है? दक्षिण से उत्तर। इसका मतलब कि हमारे राजस्थान का मैदानी क्षेत्र का ढाल किस तरफ है? दक्षिण से उत्तर। अगर पानी गिराएंगे तो दक्षिण से उत्तर की तरफ वह बहेगा। आया समझ में? ये चीज है। अच्छा, अगर वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर जैसे नीम है, शीशम है, सागौन है, नीम है, शीशम है, सागौन है, पीपल है, बबूल है, खजूर है, नागफनी है, इन सब की खेती यहाँ पर की जाती है। तो नीम तो हमारे यहाँ भी पाया जाता है जी, बिल्कुल। हमारा क्षेत्र भी शुष्क क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र भी शुष्क क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा। आए समझ में? चावल उगाया जाता है, गन्ना उगाया जाता है, बबूल के पेड़ होते हैं, रोहिणी के पेड़ होते हैं, सागौन के पेड़ होते हैं। ओके, अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ की जो घुमंतू जनजाति थी, अब घुमंतू जनजाति ने क्या किया? यहाँ की घुमंतू जनजाति ने क्या किया कि एक बहुत बड़े जंगल को साफ करके वहां पर खेती करना चालू किया। अब कल मैंने उस हॉल में लेक्चर में ये बताया था कि झूम खेती किसे कहते हैं? झूम फार्मिंग। झूम खेती किसे कहते हैं? जो जनजातीय लोग होते हैं ये एक निश्चित स्थान पर 2 साल 3 साल तक रहते हैं, तो क्या करते हैं? वहां का जंगल साफ कर देते हैं, जला देते हैं, फिर उस पर खेती करते हैं। और जब वह जमीन अनउपजाऊ हो जाती है वहां से कट लेते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। आए समझ में? तो राजस्थान के इलाके में भी झूम खेती होती है और जिसका नाम है
वालरा। क्या नाम है? वालरा, जिसका नाम है वालरा। वालरा का मतलब क्या होता है? झूम खेती। ये भी एक प्रकार की क्या होती है? झूम खेती होती है। ये वहां की जनजातीय खेती इस्तेमाल करती है। आए समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। ये जो वालरा है ये दो भागों में बटा हुआ है। ये जो वालरा है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक है दहिया और दूसरा है चिमाता। वालरा मतलब जहां पर झूम खेती की जाती है। हमारे देश का असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये सब झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि झूम खेती अत्यधिक मात्रा में कहां की जाती है तो बताइए असम में झूम खेती की जाती है। लेकिन झूम खेती का ही एक प्रकार है क्या? वालरा। अब वालरा दो प्रकार का होता है, दहिया और क्या? चिमाता। दहिया और चिमाता। दहिया का मतलब मैदानी क्षेत्र और चिमाता का मतलब बीहड़ क्षेत्र। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में चिमाता का संदर्भ किससे है? बीहड़ क्षेत्र से। और दहिया क्षेत्र का मतलब क्या है? मैदानी क्षेत्र। और इन दोनों का मतलब किससे है? वालरा से। और वालरा क्या है? झूम खेती। और पूरे देश में झूम खेती सबसे ज्यादा कहां से? आसाम में। बन गया तेरे को जीएस? अब थोड़ा सा इस तरीके से किसी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, है ना? ओके। अच्छा, एक कारण तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र बनाने का है। मैदानी क्षेत्र बनाने का क्या है कि भाई नदियां आई, जलोढ़ इकट्ठा किया, मैदानी क्षेत्र बन गया। दूसरा है सागर का अपगमन, कि यहाँ पर धीरे धीरे जब सागर की समाप्ति हुई, जब हमारे भारत की प्लेट उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रही थी, खिसक रही थी, तो धीरे धीरे सागर की समाप्ति हो रही थी। और उस सागर की समाप्ति की वजह से वो सागर का जो मलबा है वह धीरे धीरे क्या हुआ? ऊपर की तरफ उठा, समतल हो गया, मैदानी क्षेत्र मिल गया। अच्छा, हम कैसे मान ले कि यहाँ पर कभी पहले सागर रहा होगा और वो जो है क्या, उसने क्या किया होगा? अपगमन किया होगा और उससे किसकी उत्पत्ति हो गई? मैदान की। क्योंकि राजस्थान के इलाके में सागरीय जीवाश्म पाए जाते हैं। ऐसे जीवाश्म पाए जाते हैं जो उस समय सागर में जीवित रहे हों, पानी में जीवित रहे हों, जैसे सीप, जैसे वो जिसके अंदर मोती पाया जाता है, कॉन्च शेल, या समुद्री जीव में जैसे केकड़ा हो सकता है। इन सब के यहाँ पर जीवाश्म पाए गए हैं। इसका मतलब सागर अपगमन दूसरा कारण है यहाँ पर मैदानी क्षेत्र बनाने का। पहला कारण तो क्या है? नदियां थोड़ा जरूर बनाना। दूसरा कारण क्या है? सागर अपगमन। सागर अपगमन मतलब सागर का विनाश होना, उसके मलबे का उठना। ऐसा समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के चट्टान के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। अब राजस्थान की चट्टान की बात करें तो कब से कब की चट्टानें हैं? पुरप्पा तंत्र की चट्टानें, ठीक है। अब यहाँ पर कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? जैसे बात करें नीस, जैसे बात करें ग्रेनाइट, जैसे अगर हम बात करें क्वार्टजाइट ज्यादातर पाया जाता है यहाँ पे। क्वार्टजाइट, जैसे बलुआ पत्थर, जैसे आपका संगमरमर मकरान डिस्ट्रिक्ट में, ये सब चट्टानें पाई जाती हैं। जनजाति की बात करें, राजस्थान में हमें भील जनजाति, सहरी जनजाति, मोची जनजाति, आप बोल सकते हो बंजारा जनजाति, और भी जनजाति के नाम है जैसे धोबी जनजाति, मछुए जनजाति, डोंग जनजाति, मातंग जनजाति, काछे जनजाति। मुस्लिम जनजाति की बात करें तो यहाँ पर शेख मिलते थे, पहले पठान मिलते थे। शेख, पठान, मेव सैयद। आदिम जनजाति की बात करें तो यहाँ पर जो भील है, मीणा है, सहरिया है। और आपको बता दें इन सभी जनजातियों को राजस्थान पुलिस या राजस्थान की सरकारी नौकरी और केंद्र की सरकारी नौकरी में बकायदा आरक्षण मिलता है, तो आसानी से जॉब लग जाती है। ये चीज यहाँ की जनजाति भी आपसे पूछा जा सकता है। हमको कैसे पता चला कि जो राजस्थान है, राजस्थान में पहले सागर था और यहाँ पर सागर के अपगमन की वजह से मैदानी क्षेत्र बना?
क्योंकि राजस्थान के इलाके में बहुत सारी यहाँ पर नमकीन यानी खारे पानी की झील भी पाई जाती है। अब खारे पानी की झील कैसे? सांभर झील, डिडवाना झील और भी बहुत सारी झील है, मैंने लिख रखा है। सांभर झील, तिगाना झील, डिडवाना झील, कुचमाना झील, लूणकर्ण सागर झील, पचपारा झील। ये सब झील कैसी है? ये सब झील खारे पानी की झील है। और खारे पानी के झील का मतलब कि पहले कभी यहाँ समुद्र रहा होगा और समुद्र का विनाश हो गया यानी धरती उठ गई, और धरती उठ गई सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर पानी पड़ा हुआ है और ये धरती अगर उठ जाए तो पानी तो वहीं जाएगा जहाँ बना रहा। आए समझ में? जनजाति की बात हो गई, मैदानी क्षेत्र की बात हो गई, क्या क्या वनस्पति यहाँ पे उग सकती है। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, ये वनस्पति यहाँ पर उगती है। तापमान की बात करेगा तो 22 से 27, 28, 32 डिग्री औसत तापमान। वर्षा की बात करेगा तो औसत वर्षा कितनी हो रही है? 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। ठीक है, और कुछ पॉइंट को देख लेते हैं जो आपका अगर छूट गया हो। यहाँ पर जितनी भी चट्टानें पाई जा रही हैं, यहाँ पे जितनी चट्टानें पाई जा रही हैं, इन सभी चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है। क्या बोल रहा है? यहाँ पे जितनी भी चट्टानें पाई जा रही हैं, यहाँ पे जीवाश्म का अभाव है। और जीवाश्म का अभाव का सबसे मुख्य कारण क्या है? कि ये चट्टानें तब की है जब जीव था ही नहीं। जब जीव ही नहीं रहेगा तो कहाँ से जीवाश्म बन जाएगा? इसके बाद जो चट्टानें बनी है उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे आपका दक्षिण के पठार में अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म, हिमालय की चोटी में जीवाश्म, यहाँ पर आपका रेगिस्तान में जीवाश्म, दक्षिण के पठार में जो कई सारी चोटियाँ हैं वहाँ पे जीवाश्म पाए जा रहे हैं। लेकिन अरावली में आपके जीवाश्म नहीं पाए जा रहे हैं। ये कई बार मैंने प्रश्न खुद मैं पेपर में दे चुका हूँ कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी में जीवाश्म नहीं पाए जाते। वो ये हिमालय की भी अगर बात करेंगे तो हिमालय की चोटी में जीवाश्म पाए जाते हैं, मध्य भाग में नहीं पाए जाते, तलहटी में पाए जाएंगे। दो जगह पाए जाएंगे, हिमालय की तलहटी में और हिमालय की चोटी में। और आपने देखा हुआ काला नमक भी हिमालय की चोटी में पाया जाता है। आया समझ? चलिए, ये था आपका राजस्थान का मैदान। अगला होगा हमारा गंगा का मैदान। ठीक है, इसको